कि आज ग्रेनो न्यूज की इस लाइव बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए उस समूह से लोग हैं, वे लोग आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हुए हैं जो आज के इस कोविड-19 महामारी के कारण जो चुनौती उत्पन्न हुआ है देश में और दुनिया में, उस चुनौती के समय में आम लोगों के भला के लिए, आम लोगों को सेवा करने के लिए, आम लोगों को कल्याण के लिए हमेशा तत्पर हैं, वे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ग्रेनो न्यूज के साथ लाइव बातचीत में एक्टिव सिटीजन टीम से मंजीत सिंह, आलोक सिंह, मनोज गर्ग, हरिंदर भाटी, ये लोग जुड़े हुए हैं। एक्टिव सिटीजन टीम के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो एक्टिव सिटीजन टीम नियमित रूप से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र में समाज कल्याण के कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। अगर अन्य सराहनीय कार्यों की बात करें तो ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक नियम को लेकर ऑटो का संचालन बेहतर तरीके से हो, साथ ही ऑटो एक नियमित तौर पे उसके लिए रूल और कंडक्ट बनाए जाए, उसे लेकर हो या पर्यावरण को लेकर हो, समय समय पर समाज कल्याण के बेहतर कार्यों में लगे रहते हैं। अब आज की इस लाइव बातचीत में हम एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्यों के माध्यम से ही जानेंगे कि इस कोविड-19 के चुनौती भरे समय में किस तरह से एक्टिव सिटीजन टीम काम कर रही है, एक्टिव सिटीजन टीम को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो हमारे व्यूअर्स और एक्टिव सिटीजन टीम के शुभचिंतकों ने सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तो हम बातचीत का शुरुआत करते हैं मंजीत सिंह जी के साथ। मंजीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कोविड-19 की जो चुनौती है हमारे शहर में, इसका सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं और काफी सराहनीय कार्य कर रही है एक्टिव सिटीजन टीम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो है हमारे शहर की हालात आपके अनुसार कैसा है और किस तरह की चुनौती का सामना सेवा के दौरान आप लोग को करना पड़ रहा है। मंजीत जी। चुनौतियां तो देखो बहुत ज्यादा आती हैं, तो इसका तो कोई वो नहीं है। तो हमारा तो काम है सेवा, मानव सेवा करना है। कई बार फोन भी आ जाते हैं तो उसमें हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डालते हैं तो वहां जाकर देखा उसके पास राशन देखते हैं तो राशन उसके पास पूरा है, उसमें भी कोई देर नहीं, फिर भी हम दे आते हैं उन लोगों को। ऐसे चीज बंदी तो आती रहती है। हमारा काम है मानव सेवा करना। रोहित जी, मंजीत जी, इसी के साथ एक जानकारी इसमें मैं और चाहता हूं कि क्या आप लोग को ग्रेटर नोएडा के बाहर से भी कॉल आते हैं? हाँ बिल्कुल, गाजियाबाद से आए थे कॉल, काफी कॉल आते थे, फिर भी उनका हमने लिया, उनको राशन दिया, वहीं से अरेंज करा दिया, कुछ दूसरी जगह से अरेंज करा दिया, जो वहीं से अरेंज हो गया। जी, अब मैं हरिंदर भाटी जी के पास जाता हूँ। हरिंदर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब से जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तब से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर काफी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो देखने को मिल रहे थे और आपकी एक्टिव सिटीजन टीम जो है सक्रिय रूप से जाकर वहां भी लोगों की सेवा कर रही थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के शुरुआती समय से अब तक आप लोग किस तरीके से सेवा कार्य का संचालन कर रहे हैं? रोहित जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी टीम को जो है आज अपने पेज के द्वारा, फेसबुक पेज के द्वारा लाइव दिखा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी टीम के जो अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह है, उनके साथ में मिलकर के रात के 12 बजे तक हमने उनको पानी, खाना और खिलवाया कई दिनों तक। उसके बाद में लगातार हम इसी उसमें मुहिम पे लगे रहे। फिर उसके बाद में सैनिटाइजर के लिए जगत फार्म पे अध्यक्ष जी के मॉल के सामने ही वहीं पे एक वाश बेसिन का भी लगवाया कि लोगों को जो है दिक्कत ना हो, हाथ धोए लगातार, और वहीं पे डिटॉल और साबुन की व्यवस्था कराई गई। और उसके बाद लगातार राशन भी बंटवाया गया। मनोज जी, आलोक जी और मंजीत जी सभी साथ में थे, पूरी टीम ही साथ में थे, पूरा शहर साथ में था। बहुत सहयोग किया शहरवासियों ने भी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं शहरवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। आज के समय में जो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, महामारी, तो एक तो खाना बंटवाने का
कार्य, रोज लोगों को खाना खिलवाया जाता है, समय समय पे राशन पहुंचवाया जाता है जगह जगह पे जहाँ से हमारे पास में कॉल आती है। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद या सूरजपुर या दादरी, कहीं भी हमारे पास में कहाँ जहाँ से भी कॉल आती है, हमारी टीम तुरंत जो है पहुंचती है, लोगों की सहायता करती है और उनको अपना नंबर भी दे करके आते हैं। अगर आगे भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जी आलोक जी, हम आपके पास आते जी। हैं। आप एक्टिव सिटीजन टीम में जुड़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी जो हमारे शहर में पेरेंट्स के लिए अलग स्कूल फी की समस्या है या फिर कई जगह पे और कई तरह की समस्या भी आ रहा है, आप उसमें भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये वर्तमान में जो चुनौती भरी परिस्थिति है, इसमें आपकी एक्टिव सिटीजन टीम और आप लोग किस तरह से आम लोगों के लिए खड़े हैं? देखिए, अगर आप इसमें मुख्यतः अगर हम कोविड की बात करें तो आज के 1.5 महीने पहले, हमारे ख्याल से 50-52 दिन के पहले, जब ये पहला मामला आया था कि इस प्रकार से कोविड बहुत ज़्यादा भारी संख्या में फैल रहा है और यहाँ पे लोगों को ये हमें दिखने लगा कि आने वाले समय में यहाँ पे लोगों के लिए जो गरीब तबके के हैं या जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर हमारे शहर में रह रहे हैं, उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरदार मंजीत सिंह जी के नेतृत्व में मनोज जी, हरिंदर जी, हमारे योगेंद्र भाटी जी, सुनील प्रधान जी और भी हमारी महिला की जो सदस्य हैं, सभी लोगों ने, हमारे ख्याल से एक्टिव सिटीजन टीम ने सबसे पहले पहल लेते हुए राशन इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम शुरू किया। और बड़ी खुशी की बात है कि शहर के लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा कि मददगार लोग ग्रुप में, जो आज भी चल रहा है हमारा, जिसकी जो क्षमता थी, किसी ने 100 किलो आटा, किसी ने 100 किलो चावल, किसी ने दाल, किसी ने आर्थिक रूप से, हम लोगों ने एक तरीके से कहिए कि एक बैंक बनाया जहां पे राशन बैंक आप कह सकते हैं। उसमें मनोज गर्ग जी ने शायद सबसे पहले उसमें अपना योगदान दिया था। उसके बाद भारी संख्या में लोग उसमें जुड़ते चले गए और आपको याद होगा कि तिलपता गोल चक्कर पे कंटेनर डिपो के पास 112 नंबर पे कॉल आई थी कि वहां पे मजदूरों के पास राशन नहीं है। तो उस स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए जो जगत फार्मे मंजीत जी के यहाँ जो इसका स्टॉक बना, वहां से पुलिस के थ्रू हमने लोगों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे जब ये समस्या गहराती गई तो हमें लगा कि मात्र एक राशन पहुंचाना ही विकल्प नहीं है, खाना बनाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए मंजीत जी और बेहतर बताएंगे कि किस प्रकार से रातों रात अंदर जो नॉलेज पार्क में गुरुद्वारा है, उसमें रातों रात ऐसी व्यवस्था करी गई कि अगले दिन से 3-4 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। इस बारे में मंजीत जी और बेहतर बताएंगे आपको। जी मैं उस पे आऊंगा, उससे पहले मनोज जी से मैं 2 चीज समझना चाहूंगा। एक, एक्टिव सिटीजन के सेवा कार्य के साथ साथ आज ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां के कुछ व्यापारी जो कि छोटे व्यापारी हैं और नुक्कड़ पे या चौराहे पे या छोटी छोटी दुकानें, उन लोगों ने पत्र लिखा है कि हमारे सामने भूखमरी की समस्या आ रही है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हमारे शहर में जो छोटे व्यापारी है, आप जाने माने व्यवसायी भी हैं, तो आपसे काफी संख्या में व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, आपके संपर्क में रहते हैं, तो उनकी क्या हालात है और उनके सेवा और सहयोग के लिए भी किस तरीके से आप लोग कुछ सोच रहे हैं? ये मैं दोनों चीज आपसे मनोज जी समझना चाहता हूँ। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्टिव सिटीजन टीम को आज अपने लाइव पेज से दिखा रहे हैं आप। देखिए, मैं जहां तक व्यापारियों की बात है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि व्यापारी तो इस टाइम अपने व्यापार को लेकर त्रस्त है, क्योंकि कमाई तो कुछ हो नहीं रही है, व्यापार पूर्ण रूप से बंद है। और उसके साथ में एक और समस्या जो आ रही है, वो आ रही है उनकी तनख्वाह देना। जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह देना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन फिर भी व्यापारी हमें बाबा फोन करते हैं। हम व्यापारियों का ढाढ़स बधाने का काम इसलिए सिर्फ करते हैं, हमारी लगातार पुलिस कमिश्नर से, डीसीपी साहब से बात होती रही, हमने उनसे संपर्क भी साधा मार्केट खोलने के लिए, जगत फार्म मार्केट, सूरजपुर मार्केट और साइड 4 की मार्केट, एचर, तुगलपुर। मेरी परसों भी डीसीपी साहब से बात हुई थी। मैंने कहा कि व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, तो क्या किया जाए इसमें। उन्होंने कहा, देखिए, सिर्फ धैर्य ही इसका एक कोई इलाज है और दूसरा कोई इलाज नहीं, क्योंकि हम लोगों को, अगर आज हम मार्केट खोलते हैं, मैं व्यापारियों को ये समझाता हूँ
कि अगर हम आज मार्केट खोलते हैं और कोई भी एक केस आ जाएगा तो फिर मार्केट हमारी 1 महीने के लिए बंद हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सभी लोग जो अपनी जमा पूंजी है उसी से निकाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहां तक रही एम्प्लॉइयों का सवाल, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमने उन एम्प्लॉइयों को मार्च की तनख्वाह दे दी, अप्रैल का कुछ कंट्रीब्यूशन दे दिया, उनको राशन अरेंज करा दिया, सारी उनकी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो ये प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे चीजें। अब ये विश्व स्तर पे परेशानी चल रही है, खाली भारत में ये परेशानी नहीं है। ये ऐसा दुश्मन है जो इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, पता ही नहीं है किसको कब कहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाए। जो आदमी ठीक भी है उसके अंदर भी कोरोना के टेस्ट अगर होता है तो वो भी पॉजिटिव पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि लक्षण हो उसको तभी वो कोरोना से पॉजिटिव हो। तो ऐसे कंडीशन में ये पता नहीं चलता है कि किस आदमी को कोरोना है किसको नहीं है। तो इसलिए व्यापारियों को समझाने का सिर्फ हम लोग प्रयास करते हैं। व्यापारी बार बार ये कहते हैं कि हमारे फालतू करा लिया, फालतू हमारे प्रतिष्ठान कब खुलेंगे, हमारी दुकानें कब खुलेंगी, हम लोग कब काम शुरू कर पाएंगे। उसमें मैंने एक निवेदन ये जरूर की थी। एक बार हमारी मीटिंग थी, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं जयप्रताप सिंह जी, ऐसी जूम पे हमारी मीटिंग थी, उसमें डीएम साहब भी थे, उसमें विधायक भी थे। तो मैंने उनको बोला था कि कुछ उसमें शेड्यूल वाइज उसको खोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समय देके समय सारणी बना के। जैसे कि अभी राशन की दुकान खुली हुई है, ग्रोसरी की शॉप खुली हुई है और मिल्क जो बूथ है वो खुले हुए हैं या वेजिटेबल्स की खुली हुई है। तो मेरा उसमें निवेदन ये था कि 11 बजे तक इन लोगों को खोला जाए। 11 बजे के बाद दूसरी जो शॉप्स हैं, जैसे अब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लोगों के घर में पंखे नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बिजली वालों को मिलना चाहिए। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों को स्टेशनरी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है। तो स्टेशनरी की शॉप्स को भी थोड़ा बहुत परमिशन मिलनी चाहिए। बाकी जो दूसरी शॉप भी हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समय सारणी बना के उनको परमिशन मिलनी बहुत आवश्यक है। आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, खास तौर पर ये परमिशन नहीं है, इसकी इस तरीके का एक शेड्यूल बनाए कि समय बंद करते हुए, कुछ इसका प्लानिंग करते हुए, अल्टरनेट डेट में कुछ दिन ये दुकान खुल जाए, कुछ दिन दूसरी दुकान खुल जाए, तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम जिले में बनाना पड़ेगा, तभी ये चीजें सुचारू रूप से चल पाएंगी। धन्यवाद जी। बिल्कुल मनोज जी, आपने जो कहा ये कुछ ऐसे राज्य हैं, उनके कुछ जिलों में जो कि ग्रीन जोन में हैं, वहां पर ऐसे नियम पहले से ही बनाए गए हैं कि हफ्ते में 3 दिन समय फिक्स है कि इस तरह के दुकान खुलेंगे और दूसरे समय में दूसरे स्लॉट में दूसरे तरह के दुकान खुलेंगे। आलोक सिंह ने जिस वाक्य का जिक्र किया था, मैं मंजीत जी के पास आता हूं कि किस तरह के तरीके से आपने ग्रेटर नोएडा गुरुद्वारे में जो सेवा कार्य के लिए जो व्यवस्था अरेंजमेंट किया था उसके बारे में आप बताएं मंजीत जी। हाँ, डे 1 से नॉलेज पार्क साइड के अंदर गुरुद्वारा है, सरदार फतेह सिंह गुरुद्वारा, क्या नाम है इनका, कलमी दरगाह। तो उसमें फिर हम मेरे भाई साहब हैं वहाँ, सरदार जोगिंदर सिंह हैं, तो उनसे मैंने जिक्र करा कि जी कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग गुरुद्वारे पर लंगर। तो वहाँ से गुरुद्वारे पर लंगर स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 हजार आदमियों को डेली लंगर वहाँ से शुरू कर दिया गया। वहाँ प्राधिकरण हमें सहयोग करा था, प्राधिकरण को हम बना के पैक कर उनको दे दिया करते थे। उनके पास सवारी आती थी और जगह जगह सेक्टरों में या किसी गाँव से आ गया, किसी से भी आ गया, उसमें हमें इतना राशन, इतना खाना चाहिए, इतना फूड चाहिए, तो वो फूड प्रोवाइड अथॉरिटी करा करती थी। 500 पैकेट, 600 पैकेट, और भी काफी लोग वहाँ गुरुद्वारे पे ले जाते थे। काफी लोग, वो कम से कम इन्होंने 20-25 दिन वहाँ चलाया। उससे पहले तो हमने आलोक जी ने जैसे बताया, तो अपने पहले हमने कम से कम काफी राशन इनको लोगों को, यहाँ गरीब लोगों को बांटा गया। उसके बाद हमने फिर खाना स्टार्ट करा गया। उसके बाद फिर हमने एक्टिव सिटीजन द्वारा, रामलीला कमेटी द्वारा हमने फिर पैसा कलेक्ट, हमने फिर वहाँ पाई में और 2-3 सेक्टरों में हमने ये राशन का ड्राई राशन जो हमने प्रोवाइड लोगों को कराया गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के थ्रू। तो ये हमने रोज की हमने एक सेवा करी है, अभी तक मानव सेवा की जो हमसे ड्यूटी बची हुई उसको हमने किया। जी आलोक जी, अब हम कुछ सवाल लेंगे। पहला सवाल लेते हैं, एक आपके ग्रेटर नोएडा ही निवासी हैं सुमित शर्मा।
वो जानना चाहते हैं कि एक्टिव सिटीजन टीम से जुड़ने का क्या प्रक्रिया होता है और कैसे जुड़ा जा सकता है। आलोक जी। देखिए, जुड़ने के लिए सबसे पहली बात यह है, स्वार्थ भाव से सेवा भावना क्या ये संस्था है। एक बात आपको बता दूं कि हम लोग कहीं से फंडिंग नहीं लेते हैं, सब आपस में ही कंट्रीब्यूट करके जो भी काम होता है हम उसको चलाते हैं। इसमें हमारा फंडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी सदस्य अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें समाज के प्रति, अपना उनका अगर बोध है सेवा का, तो बिल्कुल आके ज्वाइन कर सकते हैं। सरदार मंजीत सिंह जी को किसी परिचय के मोहताज नहीं है जगत फॉर्म में, वहां आए और जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। जी हरिंदर भाटी जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, इसका जवाब जानना चाहूंगा। एक व्यक्ति हैं जुड़े हुए, पंकज नागर, वो पहले लिखा है उन्होंने, आप एक्टिव सिटीजन टीम के लिए उन्होंने लिखा है, एक्टिव सिटीजन बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। एक्टिव सिटीजन टीम ने जो ऑटो में जो नंबर प्लेटिंग सिस्टम का जो मुहिम छेड़ा था, अब वो कहीं धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आप एक उस मुहिम के बारे में बताएं और फिर इसमें आप जो जवाब देना चाहें उन्हें आप दे सकते हैं। हरिंदर भाटी जी, मैं इस मुहिम के बारे में बताना चाहूंगा। 2012 में हमने इस मुहिम को चालू किया था। डॉक्टर ब्रजेश कुमार यहाँ पे एसपी थे, तो उन्हीं के द्वारा हम सबने मीटिंग करी। मनोज जी, अध्यक्ष मंजीत जी, आलोक सिंह जी, विक्रम कसाना जी, सुनील प्रधान जी और सभी अन्य साथी साथ में थे। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्राइम जो फैलता हुआ जा रहा है, जो ऑटो जो चलते थे उनके द्वारा। तो हमने मीटिंग करी एसपी साहब के साथ। एसपी साहब ने बोला भाई आप कोडिंग का चालू करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें उस टाइम पुलिस का पूरा सपोर्ट मिला। तो कोडिंग जब हमने शुरुआत की तो हमारे करीब 350-400 के आसपास कोडिंग पहुंच गए थे। उसी टाइम एक आसाम से लड़की का कोई बैग रह गया था, उसी कोडिंग के द्वारा उसका बैग वापसी दिलवाया गया था और उससे बहुत फ़ायदा मिला था। जो हमारे शहरवासी थे, अगर कोई पंजाब का रहने वाला, उसको भी फ़ायदा, हरियाणा का है, दिल्ली का है या नोएडा का है, अन्य कहीं भी जगह का था, तो उसका कोडिंग की वजह से इतना फ़ायदा मिला। उनका जो सामान छूटता था ऑटो में, जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है, पैसे हैं या A to Z कोई भी चीज़ें हैं, तो वो हमने सब उनकी उस कोडिंग के द्वारा वापसी दिलवाई गई। और यहाँ तक कि हमें खुद विश्वास नहीं होता कि हमने इतना बढ़िया काम किया है शहर में कि उसके द्वारा कम से कम 80 से 90 लैपटॉप हमने उस कोडिंग के द्वारा वापसी दिलाए। उसके बाद में हुआ क्या, ये लगातार चलता रहा, हम इस काम को करते रहे। कुछ लोगों ने हम पे उंगलियां उठानी शुरू करी कि भाई ये कर रहे हैं गलत तरीका से। और होते ही जब समाज में कोई अच्छा काम करना शुरू करता है तो उसकी जो है इधर उधर की बातें निकलनी चालू हो जाती है। तो कुछ लोगों ने उसमें हुआ क्या कि कहने लगे भाई ये तो उगाही करते हैं, वो करते हैं। तो उस कारणवश हम बैक फुट पे आ गए। तो हमने सोचा, मैंने कि भाई हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं आम जनता के लिए और हमारे लिए कुछ लोग बाग इस तरीका से बोल रहे हैं। फिर हमसे किसी ने बोला भाई दोबारा से आप इस चीज को करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और हम गए भी पुलिस प्रशासन के साथ में, हम अध्यक्ष जी गए, आलोक जी, मनोज जी, हम सभी मिले एसपी साहब से जाकर के, सर ये मुहिम थी, ये इतना रंग लाई थी और बहुत बढ़िया क्राइम पे कंट्रोल हो गया था, सबका सामान मिलना चालू हो गया था और अब ये कोडिंग वाला जो है सिस्टम खत्म हो गया सारा। जो है मुझे लगता है आज के समय में 25% ऑटो पे केवल नंबर लिखे हुए हैं। तो एसपी साहब ने बोला भाई हम आपका जो है सहयोग करेंगे, उन्होंने बोल दिया। उसके बाद में हमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाया। अगर हमें सहयोग मिल जाता तो ये मुहिम लगातार कामयाब रहती। जब तक पुलिस प्रशासन का या प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, आम जो हम सामाजिक कार्यकर्ता है उस मुहिम को आगे तक नहीं पहुंचा जा सकते। रोहित जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप भी प्रशासन में बोलिए कि भाई इस मुहिम को दोबारा से चालू कराया जाए। हमारी टीम आज भी तैयार है ऑटो कोडिंग के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में किसी तरह का क्राइम ना हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रशासन में बात करिए, जैसी ये कोरोना जैसी बीमारी अगर हो जाती है खत्म, तो उसके बाद हम दोबारा से इस मुहिम को चलाना चाहेंगे, जिसमें कि शहर वासियों का भला हो जाए। अब भी हमारे पास में बहुत फोन आते हैं, सर हमारा सामान रह गया है, बहुत सी चीजें। अब कोडिंग की वजह से तो हम केवल उसको 5 मिनट में दिलवा देते सामान,
किसी का समय लग जाता था। और अब हो क्या रहा है, जब हमें नंबर नहीं मिल पाता तो उसके जो नंबर लिखे हुए हैं यूपी 16 करके, वो हमें पूरा रजिस्टर देखना पड़ता है। उसके बाद हमें देख करके उसमें ढूंढना पड़ता है, कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाता है उसको ढूंढने में। जब जा करके उसके ऑटो का नंबर मिल पाता है, फिर उसका सामान दिलवाते हैं। ऐसे बहुत लोगों का हमने सामान दिलवाया, बेचारे बहुत परेशान थे। बहुत से तो ऐसे थे जो 10-10-12 दिन से परेशान थे, उनका सामान दिलवाया गया, वो बहुत खुश हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दोबारा से हम इस मुहिम को चलाना चाहेंगे। आप बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल। प्रशासन में अगर बात करें। नहीं, इसमें मैं एक बात धन्यवाद। और जोड़ देता हूँ। हाँ मनोज जी, जी, जब जोड़िए। जब कमिश्नरी सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया इस जिले के अंदर, तो हमने ये बात वहाँ पुलिस के अधिकारियों से रखी थी कि हम एक ऐसा कोडिंग सिस्टम बनाएं क्राइम को रोकने के लिए, जो इस तरीके का क्राइम होता है कि जो पहले हमने बना रखा था। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और सराहना करी उस काम की, और फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि इस पे QR कोड का एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन वो चूंकि अब चीजें आगे नहीं बढ़ पाई हैं, अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो दोबारा एक बार पुनः अधिकारियों से बात करके उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोबारा इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये शहर के लिए एक अच्छी मुहिम है और इससे क्राइम पे बहुत कंट्रोल होता है। और किसी का सामान अगर रह जाता है तो सामान भी उस व्यक्ति को मिलता है। तो हम सब लोग इसको दोबारा से प्रयास करेंगे शुरू करने का। जी रोहित जी, इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो ऑटो कोडिंग की मुहिम थी, इसको नोएडा में रेप्लिकेट किया गया है और नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी इसकी शुरुआत करी गई थी। आप विजयनगर में देखेंगे, अगर आप ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे विजयनगर की तरफ, तो वहाँ के सारे ऑटोज आपको कोड में मिलेंगे। और तो और एक बार लखनऊ में भी हरिंदर भाटी जी को दिखा था, वहाँ कोडिंग वाला ऑटो घूम रहा था। तो जो बात यहाँ से निकली है ग्रेटर नोएडा से, तो मुझे ऐसा आभास होता है कि धीरे धीरे वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। भैया, जो एसपी साहब ने दिलवाई थी ना, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी ने, उन्होंने लागू कर दिया था मथुरा में। वहाँ पे एसपी है ना, उन्होंने वहाँ पे भी लागू कर दिया, यहाँ पर देख कर गए। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। हाँ, मथुरा में भी लागू हुआ है। बेहतरीन मुहिम है। अगला सवाल बेहद ही रोचक आया है। मैं मंजीत जी से जानना चाहूंगा। प्रिंस भारद्वाज हैं वाजिमो दनकौर से, ग्रेटर नोएडा दनकौर से। वो मंजीत जी जानना चाहते हैं कि एक्टिव सिटीजन टीम का स्थापना कब हुआ और सोच क्या आया था कि इसकी स्थापना की गई। मंजीत जी पहले जवाब दो, उसके बाद और कोई जोड़ना चाहे इसमें तो बिल्कुल जोड़िएगा। हाँ, ठीक बात है आपकी रोहित जी। ये भारद्वाज जी से मैंने अच्छा सवाल पूछा है। ये हमारा कम से कम इसको 12 साल हो गया। अध्यक्ष जी, आपकी आवाज थोड़ा बाहर बैठ जाएंगे तो सही आएगी। अच्छा, आवाज होगी। मैं आता हूँ बात। जी। तो ये 12 साल हो गए इसको बनाए को। आ रही है क्या आप? ठीक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप बोलते रहे। अब ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें तकरीबन 12 साल हो गए इस टीम को बनाए। मैं था, आलोक जी थे, वीरेंद्र विक्रम कसाना जी थे, हरिंदर भाटी थे, मनोज गर्ग साहब थे, सभी लोग थे इसी के अंदर। तो हम लोगों ने बैठकर एक प्रयास करा के भी क्यों ना इस शहर के अंदर, ये क्योंकि नया बस रहा था हमारा रोहित जी शहर, तो क्यों ना इसमें कुछ ऐसे मोमेंट करे जाएं, कुछ ऐसा बनाया जाए प्लानिंग। क्योंकि शहर बनता है तो इसमें आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ जाती है। तो इनको देखते हुए फिर हमने ये अपनी टीम का गठन करा गया और टीम के गठन के करने के बाद फिर हमने यहाँ रॉन्ग साइड बहुत चलते हैं लोग बाग, और देन ये ऑटो की कोडिंग की थी, और पुलिस प्रशासन ने और काफी सारे हम मिलजुल कर काफी काम किए हैं। और इवन के यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी हमारा जो शमशान घाट है, इसकी भी शशिपुर में जो बना हुआ है, इसकी भी ये जिम्मेवारी हम ही लोगों को दे रखी है। उसकी भी सेवा पिछले 12 साल से हम लोग कर रहे हैं और ऐसी कार्य हम कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। हमारी टीम बिल्कुल सक्रिय है यहाँ, चाहे रामलीला हो, चाहे कोई ये रॉन्ग साइड का कोई हमारा चल रहा हो। तो देन कभी भी जो ये कोविड का आ गया है, कोविड-19 का, इसमें भी हम बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हमारी टीम सक्रिय है। आप देख लीजिएगा, हरिंदर भाटी हैं, आलोक जी लगे हुए हैं, मनोज गर्ग साहब लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, जैसे भी हल्का फुल्का मानव सेवा में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी सब आपकी वजह से, अध्यक्ष जी सब आपकी वजह से खड़े हुए हैं, हम सब आपके पीछे हैं। सिर्फ देखिए रोहित जी, उद्देश्य सिर्फ एक ही है इस एक्टिव सिटीजन टीम का, कि इस शहर में जो गतिविधि हो रही है
उन गतिविधियों में अपनी भागीदारी और उनको कैसे भी करके शहर को सुंदर बनाना है। ये बहुत ही बेहतरीन शहर है और विश्व के नक्शे पे ये शहर आज, विश्व के पटल पे आज ये शहर है और हम लोग एनसीआर में हैं, दिल्ली से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इतना बेहतरीन शहर, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतनी हरियाली, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे बैंक, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है, रहने का मजा यहाँ पे है। तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस एक्टिव सिटीजन टीम का गठन किया गया। फिर एक्टिव सिटीजन टीम का गठन किया जाए और जो अपनी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन एक नैतिक दायित्व समझते हुए इस एक्टिव सिटीजन टीम का गठन किया गया और उसी राह पे आज एक्टिव सिटीजन टीम निस्वार्थ भाव से काम करती है पूरे जिले के अंदर। और इसमें रोहित जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहे? हाँ जी आलोक। रोहित जी, इसमें एक मेन हमारा वो है कि जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी हम देते हैं। जी, अगर बिल्कुल। प्रशासन के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो हम उनको प्रॉब्लम देते नहीं है, हम उसके साथ उसके सोल्यूशन भी हम उनको देते हैं कि ये समस्या है और ये समस्या ऐसे हल हो सकती है, और उस समस्या के हल में हम लोग अपना योगदान करते हैं। एक पॉइंट और रखना चाहूंगा कि शहर में जैसे विश्व भारती है, वहां पे गोलचक्कर की आवश्यकता है, आए दिन वहां पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये आपके आईसी के सामने अल्फा 1 के पास, इसकी भी डिमांड हम लोगों ने रखी है। होंडा चौक पे कभी खराब होती है, वहां की भी रखते हैं। तो शहर की जो भी ऐसी समस्याएं हम लोगों की नजर में आती हैं जिनका हल तत्काल होना या दीर्घकालिक होता है, तो दोनों सिचुएशंस में हम लोग उनको अथॉरिटी तक, अधिकारियों तक, पुलिस या प्रशासन तक लेके जाते हैं। और आप अगर देखेंगे तो कोई भी हरिंदर भाटी जी, आप अपने को या तो म्यूट, आप बोले, अब उनका आवाज अभी थोड़ा वो रह गया, म्यूट कर दिया। हरिंदर भाटी जी, आप म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ कर दिया हमने कर दिया, आप बताएं। अच्छा, कर दिया। तो अभी उसमें क्या है कि अगर हम एक नागरिक के तौर पे देखें तो जिला प्रशासन हो, अथॉरिटी हो, उनके पास हर एक काम को करने की उतनी लालसा हो सकता है ना हो जितनी नागरिकों को उसकी जरूरत हो। एक्टिव सिटीजन टीम उस काम को चिन्हित करती है और उसको लेके आगे चलती है और उसको प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर उसको हल कराती है। मिसाल के तौर पे आप परी चौक पे जाम को देख लीजिए, वहां पे सदैव जाम लगा रहता था लॉकडाउन के पहले। हम लोगों ने एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगवाया है, बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा, जिसका माइक वहां के पुलिस चौकी पे रहता है और वहां से जो सिपाही होते हैं वो वहां पे उसके यातायात का संचालन और निर्देशन भी देते हैं, जिससे काफी बार उनको वहां का यातायात सहूलियत को मैनेज करने में बहुत सहूलियत हो जाती है। तो इस प्रकार के कार्यों में टीम के लोग लगे रहते हैं और समस्याओं को चिन्हित भी करते हैं, क्योंकि हम आप शहर में घूमते रहते हैं, जो समस्या आती है तो उसको चिन्हित करते हैं, उसका हल कराते हैं। जी हरिंदर भाटी जी, आपके पास आते हैं, आप इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहें। उसके साथ साथ एक सवाल और है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी का एक सवाल आया है कि आप हरिंदर जी से भी जानकारी लीजिएगा कि आम लोगों को पता चले कि आप लोग का जो सेवा कार्य है वह भी किस किस एरिया में, अगर आज के समय में बात करें तो चल रहा है और किस समय की जा रही है। कोई टाइमिंग भी फिक्स किया गया है क्या आम लोगों को जो राशन बांटने का, या उसके लिए? रोहित जी, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी हमारे पास फोन आता है हम तुरंत हाजिर हो जाते हैं, सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, रात हो। रात को 12-12 बजे तक मैंने जो है लोगों के लिए खाना पहुंचवाया जो जरूरतमंद लोग हैं। तो हम इस चीज में कभी भी पीछे नहीं हटते। अभी मैं कल की घटना बताता हूँ। कोई एक परिवार था, वो हरियाणा से चला था, तो दोपहर में आकर के यहीं पे रुक गया कैम्ब्रिज स्कूल के पास में। उसको दोपहर में खाना खिलवाया तो किसी ने उससे बोल दिया कि आप यहीं पर रुक जाइए, आपको शाम के टाइम 8 बजे यहाँ से जो है गाड़ी मिल जाएगी जाने के लिए। तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया था खाना खिलवा करके। मैंने कहा भैया आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। उनका करीब रात को 9 बजे मेरे पास में फोन आया, कर लगे भाई साहब उन्होंने तो हमसे झूठ बोल दिया, अब हम क्या करें, हम तो भूखे भी है। मैंने खुद रात के 9:30 बजे घर पे खाना बनवाया, खाना बनवा करके उनको खिलवाया, फिर उनकी रुकने की भी कहीं पे व्यवस्था करी। मैंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एसीओ साहब से बात करी, मैंने कि सर ये लोग यहाँ पर रुकना चाहते। उन्होंने कहा कि भाई भाटी जी अभी प्राधिकरण की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, पहले था यहाँ पे रोकने का, अभी फिलहाल में नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा आप प्रशासन में बात करिए, डीएम साहब के ऑफिस। तो मैंने फोन मिलाया, तो फोन मिलाने के बाद मेरे को कोई जो है जवाब सही तरीका से नहीं मिला। तो मुझे बड़ा
अजीब सा महसूस हुआ। जो ये बीमारी है, जो उस चीज के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप अथॉरिटी में बात ना करें, प्रशासन में बात ना करें, जबकि हम लगातार प्रशासन और अथॉरिटी के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरीका का नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे, मैं अभी निकल रहा था, कहीं से आ रहा था, तो मैंने कुछ लोगों को देखा जाते हुए, कुछ लोगों को बहुत पीड़ित किया जा रहा है, जिनके मकानों में रह रहे हैं, उनसे किराया मांगा जा रहा है। उनके बेचारों के पास में खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो आज के समय में रोड पे पैदल जा रहे हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। अब ये 2 दिन से दोबारा से चालू हो गया है। तो रोहित जी, अगर हो सके तो प्रशासन में बात रखिए, इनकी रोकने की कहीं पे व्यवस्था की जाए, जिससे कि इनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि आज के समय में सारी दुकानें बंद हैं, केवल राशन की दुकानें खुली हुई है। कहीं पे बेचारे, मुझे लगता है जो सामाजिक लोग कार्य करता है, हमारी टीम ने लगातार इतना प्रयास किया है कि कोई भूखा प्यासा ना रहे। लगातार हर जगह पानी की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, खाने की भी। रात को हमर मंजीत जी, अध्यक्ष जी, मनोज जी, आलोक सिंह जी, रात को 12-12 बजे तक पानी और खाने की व्यवस्था की गई है। मनोज जी ने जो, तो एक दिन फोन आया था कमल जी के पास में, बोला था कि भाई कमल जी, वहां पे कुछ बंदे खड़े हुए हैं, वहां पे कुछ खाने की व्यवस्था करो। तो हमारी टीम में से ऐसा कोई नहीं है, किसी के पास कोई फोन कर देता, कोई कभी मना नहीं करता। वो तुरंत बंदा वहां से कहीं से उसे ब्रेड मिला या कुछ भी खाने पीने का या कोल्ड ड्रिंक या दूध जो भी मिला, वो तुरंत लेकर के पहुंचा वहां पे। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी टीम में हमारी टीम में ऐसे भी आदमी है कि वो किसी की बात के लिए कोई भी मना नहीं करता। वो 24 आवर्स तैयार रहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि शहर में जो महामारी फैली हुई है आज के समय में, बेचारे गरीब लोगों की मदद करें। अभी मेरे पास में सुमिता वैद्य जी का भी फोन आया था आज दोपहर में। वो कहने लगी, भाटी जी, हम करीब 20 परिवारों के लिए खाना बनवाएंगे हर शाम को। हमने कहा मैडम बनवाइए। हम रोज शाम को खाना बंटवाते, करीब 250 से 300 लोगों को खाना खिलवाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि शहर से भी अपील करना चाहेंगे, शहर में ग्रेटोडा में जो भी लोग रह रहे हैं, वो भी अपने आसपास में जो रह रहे हैं बेचारे, उनकी मदद करें। जब तक ये लॉकडाउन है, उनको बाहर ना जाने दे, शहर ना छोड़ने दे। क्योंकि मुझे लगता है कुछ ही समय है, बहुत जल्दी में ये लॉकडाउन जो है खत्म हो जाएगा महामारी से, और रोजगार सबको मिले। जी जी, बिल्कुल सही कहा भाटी जी आपने। एक मैं सवाल और ले लेता हूं अपने व्यूअर्स का। मनोज जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। सवाल जो है वो आया है कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में व्यापारी का दुकान है, उनका कहना है पहले से ही हमारी हालत बुरी थी फाइनेंशियल रूप से, और अभी और हमारा व्यापार नहीं हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इस तरीके से जो भी ऑनर है उनको किराया दे पाऊं। तो इससे जुड़ा भी क्या आप लोग के बीच भी ऐसी सूचनाएं आ रही होगी लोगों के? देखिए, सूचनाएं बिल्कुल आ रही हैं, और जो लैंडलॉर्ड हैं, हमने उनसे अपील की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी लैंडलॉर्ड किराए के लिए जबरदस्ती दबाव ना बनाए। क्योंकि जब दुकानदार के पास आजकल वैसे ही व्यापार में इतना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अगर कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी दुकानदार जो टेनेंट है, उस टेनेंट पे जबरदस्ती का प्रेशर ना बनाया जाए। ये हमने अपील जगह जगह व्यापार मंडल के माध्यम से, जो जहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनमें सब में हमने ये बात कही है कि भैया दुकानदार जो किराएदार हैं आपके, उनसे किराए की ज्यादा दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि उनका व्यापार बिल्कुल बंद है। लेकिन हमने इतना जरूर कहा है, क्योंकि उनका कुछ लोगों की एक और समस्या ये भी है कि उनके व्यापार ही किराए के हैं, उनकी आमदनी ही किराए से चलती है। तो मार्च का किराया, चूंकि मार्च में 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, 23 वर्किंग था, 23 की नाइट से फिर ये सब चीजें शुरू हो गई। तो हमने ये कहा था कि मार्च का आप लोग किराया दे दीजिए, लेकिन मार्च के बाद का किराया देने में दुकानदार असमर्थ होगा, क्योंकि उसे अपने स्टाफ को भी देखना है, स्टाफ को भी चलाना है, स्टाफ के परिवार का भी भरण पोषण करना है। तो ये उसके साथ में एक समस्या है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा, आपके लाइव वीडियो और लाइव जो बातचीत कर रहे हैं इसके माध्यम से, कि कोई भी किराएदार, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, उन लोगों का कोई भी लैंडलॉर्ड उन पे जबरदस्ती दबाव ना बनाए। ये समय जो है संकट का समय है, इसमें सभी लोगों को अपना सहयोग, अपनी आहुति, एक यज्ञ चल रहा है, इसमें सभी लोगों को अपनी आहुति डालनी चाहिए। और आगे जैसे जैसे समय ठीक होगा तो परिस्थिति सुधरेंगी, चीजें दोबारा से रूटीन में आएंगी। यही सिर्फ मेरी एक अपील है।
जी, अब हम लोग बातचीत के अपने अंतिम पड़ाव पे हैं और अभी मौजूदा समय में अगर हाँ आलोक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, जी जरूर रखें। आपका आवाज म्यूट है आलोक जी। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, एक बहुत ही समस्या पूरे क्षेत्र की कहिए वो फीस की समस्या है, जहां पे आज अप्रैल है और आप अगर देखें तो अगले 6 महीने तक, सितंबर के लास्ट तक कोई भी पेरेंट या व्यवसाय चलने नहीं है, लेकिन स्कूल की तरफ से लगातार फीस की बात की जा रही है। हमने आज उनको एक सजेशन दिया था कि अगर स्कूल में टीचर्स हैं, उनके कर्मचारी भी हैं, तो 30% फीस वो ले और 70% फीस की माफी कर दी जाए, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है और जब तक ये स्थिति सुधरती नहीं है। अभी एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था parentcircle.com का, जिसमें 12,000 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट किया। उसमें से 52% लोग ये कहते हैं कि स्कूल खुलने के बाद भी हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे डर की वजह से, और तभी भेजेंगे जब अगले 1 महीने बाद स्थिति सही दिखेगी। 26% पेरेंट्स ने ये कहा कि हम अगले 6 महीने तक स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखें, अगर आप अप्रैल से इसको कैलकुलेट करें तो दिसंबर तक जितने महीने हैं, इतने महीनों की फीस का बोझ पेरेंट्स के ऊपर डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और स्कूल्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स के पास इस टाइम ना तो नौकरी है ना व्यवसाय है, और जिसको सैलरी मिल भी रही है तो 50% या कम मिल रही है। तो आपके मंच के माध्यम से इस बात का भी आह्वान स्कूल और स्कूल के प्रबंधकों की तरफ करना चाहूंगा कि वो फीस के बारे में एक आपसदारी देखें और इस समय में अभिभावकों का हाथ, जैसे बच्चों का हाथ पकड़ के वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही अभिभावकों का भी हाथ पकड़ के इस दरिया को पार कराएं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने आलोक सिंह जी। अब हमने अपने बात के अंतिम पड़ाव में आज जब अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर जिले में और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग शहरों से आकर, अलग अलग राज्यों से आकर कई अन्य देश के भी लोग जो हैं हमारे शहर ग्रेटर नोएडा में आज के समय में हैं। तो और अगर कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखें तो प्रतिदिन हमारे जिले में देखने को मिल जाता है, आंकड़ा 225 के पार जा चुका है। तो मंजीत सिंह जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा, इससे लेकर आम लोगों से, और अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे पार्क में घूमते हुए लोग मिल जाते हैं, गिने चुने ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। तो इन सबको देखते हुए आपका कोई विशेष संदेश या अपील मैं सभी लोग का जानना चाहूंगा। मंजीत जी से शुरू करते हैं। मंजीत जी। जी रोहित जी, सबसे तो पहले मैं ये बता दूं, इससे पहले भी महामारी आती रही। आज से 100 साल पहले भी आई, हम बुजुर्गों से भी सुनते रहे। 60, 65 साल की उम्र तो मेरी भी उम्र हो गई है, तो काफी सुनते रहे हम लोग पीछे बुजुर्गों से कि भी ऐसी महामारी, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है। आजकल तो भौतिक बात है और सब लोग, ये डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये थोड़ा बहुत देखो, घर में भी पड़े रहना, 5-10 लोग खेल भी रहे हैं तो उसमें क्या, कोई उसमें खजालत वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। वो 5-10 लोगों को डेली मिलना है, डेली उन्होंने खेलनी है, बल्ला चलाना है, कोई बात नहीं, पार्क में घूमते रहे हैं, अपने फिजिक को मजबूत कर रहे हैं अपना, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ये सारी महामारी आती है चली जाती है, इसका कोई आदमी डरता है तो उससे डर जाता, भय से डर जाता, बीमारी के यार मुझे तो ये हो गया वो हो गया, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। विल पावर को अपनी मजबूत रखिएगा, सब ये चीज निकल जाएगी, समय निकल जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है। रोहित जी मनोज जी आपका संदेश और अपील। देखिए मेरा तो सिर्फ निवेदन है, अपील है कि जो लोग घरों में हैं उनके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी व्यवस्था को कायम किया हुआ है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कई बार सामान के लिए भी जाना पड़ता है, कई बार परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार बुजुर्ग भी होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं, तो थोड़ा बहुत तो बाहर निकलते हैं। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इस टाइम प्रिकॉशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रिकॉशन लेके ही लोग आगे बढ़े। मैं सेक्टर गामा 2 में रहता हूँ। मेरा आरडब्ल्यू ग्रुप पे और आरडब्ल्यू के लोगों से और सेक्टर के सभी लोगों से कम मतलब 3 दिन में 4 दिन में एक बार संवाद में जरूर करता हूं, और मैं उनसे यही अपील करता हूं कि हमारा गामा 2 सेक्टर 100% ऑक्युपाइड सेक्टर है, लेकिन टचवुड अभी तक कोई भी वहां पे केस नहीं निकला है। आप लोग धैर्य का परिचय दें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो सरकार के नियम कानून है उनको फॉलो करें। 100% हम इस कोरोना महामारी से जीतेंगे, ये हमारा संकल्प
होना चाहिए हमारे मन में, और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम 100% विजय इस पे प्राप्त करेंगे। धन्यवाद जी हरिंदर जी, आपका संदेश और अपील। जी, मैंने तो शुरुआत करी थी जब जिस टाइम पे प्रशासन ने किया था भी सारे पार्क जो है उनको बंद किया जाए। सबसे पहले शुरुआत भी इसकी की थी कि जो पार्क खुले थे उनको तार फेंसिंग करा करके बंद कराया गया था। तो बीच में कुछ लोगों ने उनको जो है तोड़ा, फिर उसके बाद में हमने पुलिस को फोन किया। उसके बाद में वो थोड़ा कंट्रोल में आया। हम भी चाहते हैं कि थोड़ी दूरी बनी रहे भाई, पार्क में तो हम हमेशा घूमते ही रहेंगे, पर थोड़े दिन रुक जाएंगे, अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो मैं लगातार सेक्टर में और शहर में हर जगह जाकर के अपील करता हूँ, जहाँ पे भी खाना बांटते हैं, बनवाते हैं, वहां पे भी टोटल दूरी हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी साथी है वो भी हमेशा दूरी बना करके रखते हैं। और मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इस महामारी में जो गरीब मजदूर दिहाड़ी के लोग हैं उनकी जरूर मदद करें, सहायता करें। ये ही समय है हमें अपना, जो हम यहाँ के वासिंदे हैं उनको, बेचारे बहुत दूर दूर से आए हो, उनकी मदद करने का, और अपने सेक्टरों में बढ़िया से बढ़िया मुहिम चलाए, सबका सहयोग करें। धन्यवाद जी आलोक जी, आप समाज सेवी के साथ साथ रचनात्मक व्यक्ति भी हैं, तो मैं आपसे अंत में चाहूंगा कि आप संदेश अपील के साथ साथ अपने ही अंदाज में, जो आज एक निराशा का माहौल भी कई जगह हो गया है, जिसका जिक्र मनोज जी ने भी किया, मंजीत जी ने भी किया, तो उसमें एक उत्साह भी एक लोगों में आए, आप उसके साथ आप अपना संदेश और अपील को रखें। देखिए, एक मिनट, मेरा माइक ऑन है। यस, युद्ध कौशल में एक तरीका ये भी है कि अगर दुश्मन को आप पहचान ना पाए तो थोड़ी देर के लिए छुप जाए, जिससे वो सामने आ जाएगा। तो हमारे पास कोरोना यही स्थिति है कि क्योंकि दुश्मन का भी बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। और अगर आप पौराणिक काल में जाएं तो कृष्ण भगवान को भी रणछोड़ कहा जाता है। जब उन्होंने देखा कि अभी इसको मारना मेरे हाथ में नहीं है या मुझे संभव नहीं है, तो उन्होंने रण को छोड़ दिया था। इसीलिए बहुत लोग जानते होंगे कि उनको रणछोड़ भी कहा जाता है। तो फिलहाल जब तक कोरोना की वैक्सीन न मिल जाए, उसकी दवा न मिल जाए, और अगर स्थानीय शब्दों में कहूं कि इसका हम ढंग से इलाज ना कर दें, तब तक हमें अपने घरों में रहें और जो भी प्रशासन हमें दिशा निर्देश देता है हम उसका पालन करते रहें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आने वाले समय में लंबा टाइम जैसा हमें उम्मीद है, तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार दान करने का भी प्रावधान कर ले कि अगर समाज के लोगों को, गरीब लोगों में बांटने के लिए आवश्यकता होती है, तो हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे हर व्यक्ति जिंदा रह सके इस कोरोना की लड़ाई में, तो उसका उपाय वो करके चले। और एक शेर के साथ, जैसा आपने कहा, उसको खत्म करने की तरफ लेके चलूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक्टिव सिटीजन टीम के माध्यम से बिल्कुल ही दुरुस्त संदेश हमारे व्यूअर्स को और आम लोगों को दिया गया। ग्रेनो न्यूज भी आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक आप बाहर ना निकलें, रणछोड़ बने, चतुराई का परिचय दें। और एक्टिव सिटीजन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्रेनो न्यूज की इस लाइव बातचीत में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स का सवाल लिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम का, आपकी रोहित दादा का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आने करने शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।